हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स नेट जेआरएफ या हायर एजुकेशन या हायर एडवर्टाइजमेंट 51 जो निकला हुआ है उसमें जो अर्थशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जो है ये यूज़फुल है। इसके अलावा भी ऐसे सभी एग्ज़ाम्स जहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे बच्चे भी इन प्रैक्टिस सेट्स को सुन सकते हैं, उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये 2022 के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से देखें तो 15वां सेट है और ये रिलेटेड है आर्थिक विकास से यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वास्तव में विकास तथा वृद्धि में क्या अंतर है। ये अंतर विकास और वृद्धि के स्वभाव और कारणों से संबंधित होता है, दोनों की तीव्रता से संबंधित होता है, मैनेजमेंट से संबंधित होता है या उपरोक्त में से कोई भी जो है वो ठीक नहीं है। तो देखिए तीन चीज़ें होती हैं, विकास, वृद्धि और प्रगति। तीनों ही एक दूसरे का ये तीनों ही शब्द एक दूसरे का पर्याय लगते हैं, लेकिन जब आप इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इन तीनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो विकास और वृद्धि को लेकर ही पूछे जा रहे हैं, इन दोनों की कॉन्सेप्ट में ही आ रहे हैं। और जो वृद्धि होती है वो अर्थव्यवस्था की भौतिक यानी मात्रात्मक माप है। समझ रहे हैं, वृद्धि जो है वो भौतिकता से संबंधित है, यानी जो मात्रात्मक अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है उसी से रिलेटेड है। और जो इसका प्रमुख आधार होता है वो आय होती है, और ये विकसित देशों के लिए एक आयामी धारणा है। वृद्धि जो है जिस उसका जो आधार है वो आय है, और जो विकसित देश हैं यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हीं के लिए है और एक आयामी धारणा है। जबकि विकास जो है ये भौतिक और अभौतिक यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की वृद्धि से संबंधित है, और इसका आधार पूंजी है। और ये विकासशील देशों से संबंधित एक बहुआयामी धारणा है, यानी जो विकास है वो एक बहुआयामी धारणा है, और जो वृद्धि है उसका एक ही आयाम है कि किस दर से आपकी वृद्धि हो रही है। विकास में कल्याण और पूंजी में वृद्धि सभी चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक, भौतिक अभौतिक दोनों वृद्धियों को शामिल किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद दूसरे पर आ जाइए कि बिना आर्थिक प्रगति के हम आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर भी सकते हैं और नहीं भी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि बिना आर्थिक प्रगति के हम आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रगति जो है वो अर्थव्यवस्था की एक साप्रयास एवं वांछित वृद्धि होती है, इसलिए पहले प्रगति होगी तो उसके बाद ही हम विकास कर पाएंगे। तीसरा है कि आर्थिक वृद्धि तथा विकास को किस श्रेणी में रखकर अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में, समष्टि आर्थिक विश्लेषण में, समष्टि एवं गतिशील आर्थिक विश्लेषण में, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए जो आर्थिक वृद्धि है और आर्थिक विकास है इसको हम समष्टि एवं गतिशील आर्थिक विश्लेषण में रखकर अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र है ये माइनर चीज़ों के लिए हैं। जो अर्थव्यवस्था पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित अर्थशास्त्र है वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है। और क्योंकि विकास और वृद्धि की बात हो रही है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ये गतिशील है। इसलिए समष्टि एवं गतिशील आर्थिक विश्लेषण की श्रेणी में रखकर हम आर्थिक विकास और वृद्धि का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। यह है क्वेश्चन नंबर 4। जब आर्थिक विकास की दर शून्य हो तो हमें समझना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि की दर शून्य है, राष्ट्रीय आय वृद्धि की दर शून्य है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए जब आर्थिक विकास की दर शून्य है तो हमें मानना चाहिए कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है, यानी जिस स्तर पर राष्ट्रीय आय थी उसी स्तर पर लगातार कई वर्षों तक या जिस टाइम पीरियड की बात कर रही हो उसमें ही उतनी ही चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा सी ठीक है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है। इसका अर्थ होता है कि आर्थिक विकास की दर जो है वो शून्य है। अगले पर आ जाइए।
5वां क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्न में से किस विधि या मेथड को मान्यता दी जाती है। पहला है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, आर्थिक कल्याण इकोनॉमिक वेलफेयर, या ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन इसमें से जो है वो सही है। देखिए यहाँ पर जो है आर्थिक विकास की बात हो रही है और उसको मापने के लिए हम राष्ट्रीय आय का भी अलग महत्व है, प्रति व्यक्ति आय का भी महत्व है और आर्थिक कल्याण का भी महत्व है। इसलिए जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी यहाँ पर यही सही आंसर है। क्योंकि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसका मतलब ही ये है कि आपकी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही हो, राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो। जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो ये परम आवश्यक है कि पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, या प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है तो ये ज़रूर, तो उसका योग ही तो राष्ट्रीय आय होती है, तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। और जैसे ही पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट होता है या फिर आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो इकोनॉमिक वेलफेयर अपने आप आ जाता है। क्योंकि समाज में रहने वाले लोगों के पास जब पैसा होगा वो अपनी ज़रूरतों को सही ढंग से पूरा कर पाएंगे तो सुख शांति का साम्राज्य होगा। यहाँ पर कल्याण की बात है जो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसलिए मैंने आपको ये वाला उदाहरण दिया। नहीं तो अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोगों के पास पैसा होता है। अगर आप आर्थिक विकास की तरफ जाकर देखें तो उसकी व्याख्या ऐसी होगी कि जब पैसा होगा तो वो उनकी डिमांड बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में समृद्धि और विकास की दर तेज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है कि अल्पविकसित देश वे हैं जो विकसित देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या और प्राकृतिक साधनों की तुलना में कम पूंजी से संपन्न होते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है भारतीय योजना आयोग, गुन्नार मिर्डल, यूएनओ, या प्रोफेसर नर्क से। ये नर्क से हैं, NURKSE, या प्रोफेसर नर्क से। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका सही आंसर है प्रोफेसर नर्क से। डी ऑप्शन सही है। ये वक्तव्य दे रखा है, जो डेफिनेशन है ये प्रोफेसर नर्क से की है। इसके बाद अगला है कीमत दृढ़ता निम्न में से किसका द्योतक है। कीमत दृढ़ता की जो अवस्था है वो निम्न में से किसका द्योतक है, यानी किस तरह के मार्केट कंपटीशन से संबंधित है। प्राइस रिजिड जो प्राइस होता है, जो कीमत दृढ़ रहती है, स्थिर रहती है, वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर बाज़ार की अपूर्णता, बाज़ार की पूर्णता, पूर्ण रोजगार और दीर्घकालीन स्थिरता, ये 4 जो है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो देखिए जो कीमत दृढ़ता है वो अल्पाधिकार से संबंधित है, और अल्पाधिकार हो या एकाधिकार हो या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता हो या फिर आपका ड्वेल पॉली हो, ये सारे के सारे अपूर्ण बाजार के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है बाजार की अपूर्णता, क्योंकि कीमत दृढ़ता जो है, किंकित मांग वक्र जो है, वो आपकी अल्पाधिकार से संबंधित होती है। पॉल स्वीजी ने जिसको विकसित किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला है कि बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति, विकास की दर, या आर्थिक समृद्धि। यहाँ पर बात की जा रही है कि बिना प्रयास के जो स्वतः ही होती रहेगी उस प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये है आपकी आर्थिक समृद्धि, क्योंकि जो आर्थिक विकास है वो सप्रयास और ढांचागत वृद्धि होती है, और जो प्रगति है, आर्थिक प्रगति है, वो भी सप्रयास और वांछित वृद्धि होती है। ठीक है, तीनों में अंतर आपको याद रखना है कि आर्थिक विकास जो है वो सप्रयास और ढांचागत वृद्धि है, आर्थिक प्रगति जो है वो सप्रयास और वांछित वृद्धि है, और विकास दर जो है ये एक पैमाना है, और यानी कि एक स्केल है, और जो आर्थिक समृद्धि है ये स्वाभाविक रूप से चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये सही है।
इसके बाद आगे आ जाइए कि संतुलित विकास अंत में असंतुलित भोजन की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? यानी कि जब आप संतुलित विकास को अपनाते हैं, दो तरह का विकास बताया है। एक असंतुलित विकास के माध्यम से आप अपने देश को विकसित कर सकते हैं, या फिर संतुलित के। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब संतुलित बैलेंस्ड एक डेवलपमेंट आप करते हैं तो एक सीमा के बाद उसे भी असंतुलन की ज़रूरत होती है। यानी वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी एक सेक्टर को ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट करें, ज़्यादा उसमें निवेश करें। तो ये किसने कहा है? यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी नर्क से ही ठीक है। ये प्रोफेसर नर्क से ने कहा है। ऑप्शन बी आपका जो है वो सही है। इसके बाद अगले पर आ जाइए। प्रोफेसर काल्डोर, उनके अनुसार जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, जिसको उन्होंने वाई से दिखाया है, कुल मजदूरी जिसको उन्होंने डब्ल्यू से दिखाया है, तथा जमा और जो कुल लाभ हैं उनको उन्होंने पी से दिखाया है। उन्होंने इन तीनों में आपस में क्या संबंध बनेगा ये पूछा है। वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई प्लस पी होगा, वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी, पी इज इक्वल टू वाई माइनस पी, वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी। इन सब में से कौन सा सही होगा काल्डोर के अनुसार? तो देखिए, जो उन्होंने राष्ट्रीय आय है उसको उन्होंने वाई से दिखाया है, तो राष्ट्रीय आय के बराबर ही तो हमें करना है। तो राष्ट्रीय आय बराबर होगी कुल मजदूरी और कुल लाभों के जोड़ के। तो y इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी आपका जो है वो ठीक है। इसके बाद आगे आ जाइए। ये है कि महालनोबिस मॉडल वास्तविक अर्थ में क्या है? देखिए, महालनोबिस जो थे ये भारत के एक बहुत बड़े सांख्यिकी थे, और इन्होंने अपना जो मॉडल दिया था उसी पर आधारित भारत का जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, वो महालनोबिस के मॉडल पर ही आधारित थी। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये एक वितरण मॉडल है, यानी इसमें जो वितरण है उसको ज़्यादा उस पर जोर दिया गया है, उसको ज़्यादा महत्व किया गया है। तो यहाँ पर बी जो है वो ठीक है। इसके बाद अगला है कि एनएनपी को वस्तुओं और सेवाओं के सूचकांक के रूप में जीएनपी की अपेक्षा अधिक अच्छा समझा जाता है, फिर भी एनएनपी में आर्थिक वृद्धि को हम क्यों नहीं मापते? क्या इसकी गणना अनिश्चित है? इसकी गणना करना सरल नहीं होता है। इसको हम ह्रास व्यय घटाने से प्राप्त करते हैं, और ह्रास व्यय का अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, और एनएनपी जो होता है जीएनपी से छोटा होता है। देखिए, एनएनपी जो होती है इसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो जो आपका डेप्रिसिएशन है या मूल्यह्रास है उसका जो अनुमान है वो लगाना बहुत कठिन होता है। मान लीजिए कोई भी मशीन है जो कीमत उसकी 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, तो वो 10 साल भी चल सकती है और 15 साल भी चल सकती है। तो कितना पैसा आप 1 साल के मूल्यह्रास में घटाएंगे, इसका आकलन करना बहुत कठिन हो जाता है, और फिर मनमाने ढंग से यदि घटा दिया जाए तो फिर आपका जो आंकड़ा है वो शुद्ध नहीं रहेगा। इसलिए जीएनपी में ही हमेशा आर्थिक वृद्धि को जो है हम मापते हैं, और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक है जिसके आधार पर विकास अवरुद्ध होता है? तो देखिए, सांस्कृतिक पिछड़ापन और समाज में बुद्धिजीवी वर्ग की कमी, ये दोनों ही सामाजिक कारण नहीं है। प्रभावपूर्ण मांग में गिरावट का होना एक आर्थिक कारण है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा कि धार्मिक कट्टरवाद और रूढ़िवादिता वो सामाजिक कारण हैं जो आर्थिक विकास में अवरोध पैदा कर देते हैं। इसके बाद अगला है कि शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास में महत्व होता है। तो देखिए, शुम्पीटर ने जो है नव परिवर्तन का अपना लाभ का सिद्धांत दिया है। बहुत इजी है ये, तो यहाँ पर जो है बी आपका सही है। नव परिवर्तन जो है वो शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास में जो है जिसका महत्व होता है ज़्यादा इन सब में से। ठीक है। और इसके बाद अगला और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि पूंजी एकत्रीकरण यानी पूंजी को इकट्ठा करना, पूंजी विस्तार में सहायक होता है, पूंजी गहराई को संभव करता है, नई तकनीक को बढ़ावा देता है, या फिर पूंजी गहराई से मतलब पूंजी गहनता में, पूंजी गहनता है इसका मतलब को संभव बनाता है, नई तकनीकों को बढ़ावा देता है, या उपरोक्त में से सभी इसके सही हैं।
तो देखिए जैसे जैसे पैसा बढ़ता है तो पूंजी का विस्तार तो निश्चित ही है, साथ ही साथ जो पूंजी गहन तकनीकें हैं उनको भी अपनाया जा सकता है और नई तकनीकों की खोज भी की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको जो आंसर है आप हमारे कमेंट सेक्शन में दें। क्वेश्चन है, बचत है विकास का मुख्य निर्धारक, विकास की एकमात्र निर्धारक, विकास के निर्धारकों में से एक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये था आज का हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।